क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। एनसीईआरटी बुक में प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही में है, लेकिन हम लोग प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित जितने भी थ्योरी हैं इसको पढ़ लेंगे, तब जाकर प्रकाश के अपवर्तन पर आएंगे। देखिए, प्रकाश से संबंधित जितने भी घटनाएं होती हैं वह प्रकाशिकी में अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी पहले देख लेते हैं, प्रकाशिकी होता क्या है। प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भौतिकी की वह शाखा, लिख सकते हैं, भौतिकी की वह शाखा जिस शाखा में प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। भौतिकी की वह शाखा वह शाखा जिसमें प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी में आ जाएगा। देखिए, प्रकाशिकी में कहीं कहीं प्रकाश को कण मानकर घटनाएं घटी हुई है, कहीं कहीं प्रकाश को तरंग मानकर कुछ घटनाएं घटी हुई है। तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि 10 क्लास में जितने भी घटनाएं घटेंगी प्रकाश को कण मानकर सभी घटनाएं घटी हैं। यानी हम लोग को 10 क्लास में प्रकाश को कणीय प्रकृति से संबंधित सारी घटनाओं को पढ़ना है, और जब आप 12 क्लास में जाइएगा तो आपको कण मानकर भी पढ़ना है और तरंग मानकर भी पढ़ना है। तो यह प्रकाशिकी 2 प्रकार का होता है। पहला क्वांटम प्रकाशिकी, यह केवल आप लोग के लिए बेसिक बता रहे हैं, इस सब की जानकारी थोड़ी मोड़ी होनी चाहिए आप लोग की। क्वांटम प्रकाशिकी, जब प्रकाश को कण मानकर अध्ययन करेंगे तब जाकर क्वांटम प्रकाशिकी में आएगा। इसका हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिस शाखा में प्रकाश को कणीय प्राकृतिक के रूप में अध्ययन किया जाता है उसे क्वांटम प्रकाशिकी कहते हैं। इसमें प्रकाश फोटोन के रूप में होता है। फोटोन के रूप में होता है, यानी कहने का मतलब प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। इस तरह जो प्रकाश आता है, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। इस तरह होता है, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, और यही बंडलें आपस में आगे बढ़ती जाती है। तो यह क्या हो गया, कणीय प्रकृति हो गया। जब कणीय प्रकृति का अध्ययन करेंगे तो क्वांटम प्रकाशिकी में अध्ययन करेंगे। देखिए, क्वांटम सिद्धांत दिए थे मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिए 1900 ईस्वी में, क्वांटम सिद्धांत दिए। दूसरा यहाँ पर प्रकाशिकी में हो जाएगा तरंग प्रकाशिकी। देखिए, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है। प्रकाशिकी की वह शाखा जिस शाखा में प्रकाश को तरंग मानकर घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। इसको प्रकाश तरंग होता है, इसको सिद्ध कर दिए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो आधुनिक फिजिक्स का पिता कहा जाता है, मॉडर्न ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, जिन्होंने 1905 ईस्वी में यह सिद्ध कर दिए थे कि प्रकाश तरंगीय प्राकृतिक भी होता है।
हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम प्रकाशिकी। क्वांटम प्रकाशिकी में जितने भी 10 क्लास में घटनाएं घटती है प्रकाश से संबंधित, वह क्वांटम प्रकाशिकी में आएगा। इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं सीधे लाइट। प्रकाश होता क्या है? देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम लोग को देखने में मदद करता है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। अगर सारे चीज का परिभाषा लिखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। तो प्रकाश का आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। जिस प्रकार के हम लोग का भी कुछ न कुछ गुण होता है, प्रकाश का गुण देख लेते हैं। प्रकाश का गुण क्या होता है? देखिए यहां पर पहला गुण देख लेते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। बीच में अवरोध आएगा तो रुक जाएगा, ये नहीं कि टेढ़ होकर निकल जाएगा, निकलेगा नहीं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का यह गुण है। यहां पर दूसरा गुण देखा जाए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसके कारण प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। जिसके कारण प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। यहां पर लिख देते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरा यहां पर प्रकाश निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे, अगर मीटर में है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 1000 का भाग देंगे तो 10⁵ आ जाएगा, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 10⁵ कहने का मतलब 1 लाख। 1 लाख में 3 का गुणा करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश का चाल एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। माफ कीजिएगा दोस्त, लाइन कट गया था। यहां पर देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए सबसे अधिक चाल गैस में होता है प्रकाश की, उससे कम चाल द्रव में होता है, सबसे कम ठोस में प्रकाश की चाल होता है। देखिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 35 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न जा सके। वे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न जा सके, वह अपारदर्शी पदार्थ होता है। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये सब क्या आ जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ में आ जाएगा। एक होता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश की किरणें आर पार जा सके। प्रकाश की किरणें आर पार जा सके वह पारदर्शी पदार्थ होता है। जैसे में जल हो जाएगा, हवा हो जाएगा और कांच हो जाएगा। यहां पर देख लेते हैं किरण पुंज। किरण पुंज यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण
कुंज, किरण कुंज कहिए या किरण पुंज कहिए, दोनों एक ही है। देखिए किरण कुंज क्या होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी बहुत सारी किरणें आ रही हैं, वह क्या हो जाएगा, किरण पुंज हो जाएगा। अब किस तरह आ रही है उस पर निर्भर करता है। इस तरह आ रही है, या तो इस तरह एक बिंदु से चारों तरफ निकल जाएगा, या क्या हो जाएगा, किरण पुंज हो जाएगा। देखिए किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, एक समांतर किरण पुंज, समांतर किरण कुंज, समांतर किरण कुंज, वैसा किरण कुंज जिसमें दो किरणों के बीच समानांतर हो, यानी दो किरणें आपस में क्या हो, समानांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। अनंत समय तक यहाँ पर क्या होगा, आपस में यह नहीं मिलेगा, यानी दो किरणों के बीच की दूरियां समान हमेशा रहेगी। दूसरा पढ़ लेते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, वे किरणें जो एक बिंदु पर मिलती है, वे किरणें जो एक बिंदु पर मिलती है, यानी किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर मिलता है। तो यह कैसा दिखाई दे रहा है, सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं, यह क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। समांतर किरण पुंज यह हो जाएगा। तीसरा यहां पर आ जाता है अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु, यानी वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलता है और समय के साथ क्या होता जाता है, फैलता जाता है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। वे किरण पुंज जो एक स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग किरण पुंज समझ चुके हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक हो जाता है समांतर किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वैसा किरणों का समूह जिसमें दो किरणों के बीच हमेशा अंतर समान रहे, यानी दूरियां, उसकी ऊंचाई क्या रहे, समान रहे। अभिसारी किरण पुंज वे किरण पुंज जिसमें सभी किरणों के समूह एक बिंदु पर मिलता हुआ दिखाई दे, वह उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। वे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाए, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश के परिवर्तन पर। देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़कर और अपने उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। प्रकाश के परिवर्तन में माध्यम परिवर्तन नहीं होता है। देखिए प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर माध्यम का नाम ले रहे हैं। ठीक है, यह क्या है, चिकनी सतह है, या तो दर्पण ले सकते हैं। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए किसी वस्तु पर प्रकाश पहले पड़ता है, तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद हमारे आंखों पर पड़ता है, तब जाकर उस वस्तु को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक वस्तु ले लेते हैं, इस पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ने के बाद हमारे आंखों तक जाएगा, तब जाकर इस वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन का लाभ यहाँ पर हो जाएगा, किसी वस्तु को देखने में प्रकाश के परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रकाश के परिवर्तन देख लिए कि कोई भी चिकनी सतह या दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद
अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है? प्रकाश के परिवर्तन का नियम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है? पहले देख लेते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या किसे कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का नियम किसे कहते हैं? देखिए, चिकनी सतह या दर्पण पर आपतित किरणें, चिकनी सतह पर आ रही आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। चिकनी सतह पर या दर्पण पर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस नियम का पालन करते हुए वापस अपने माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परिवर्तन का नियम कहते हैं। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम है। प्रकाश के परिवर्तन का कितने नियम है? दो नियम है। इसको देख लेते हैं। यह मान लेते हैं कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है या समतल सतह है। प्रकाश की किरणें आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है। यह कौन सा किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण। यह परावर्तित किरण। यह बिंदु है आपतन बिंदु, इसको ओ से व्यक्त कर देते हैं। आपतन बिंदु जो ये देख रहे हैं कौन क्या है? समतल दर्पण मान लेते हैं। समतल दर्पण है। देखिए, यहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच इस सतह के लंबवत एक अभिलंब खींचते हैं। एक अभिलंब खींचा जाता है। देखिए, इसका पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर है। एक ही तल पर कहने का मतलब जो बोर्ड है हमारा क्या है? एक तल की तरह कार्य कर रहा है। एक तल में लंबाई और चौड़ाई दो होता है, यानी इसमें ऊंचाई नहीं होता है। तो यह देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या है? तीनों एक ही तल पर है। यह प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम है। यहां पर लिख देते हैं आपतित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। तीनों एक ही तल पर होता है या एक ही तल में होता है? तीनों एक ही तल में होता है। आप देख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या है? तीनों एक ही तल में है। यह प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं, परावर्तन कोण को आर से व्यक्त करते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, यानी लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। इसको लिख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन के नियम का, यह दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन का, दोनों नियम को लिख दिया है। बोर्ड के लिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल इससे पूछ दिया जाते हैं। प्रकाश से परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच बना कोण 30 डिग्री है। आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण बताएं। मतलब कह रहा है आपतित किरण, यह आपतित किरण है और यह क्या है, समतल दर्पण है, इसके बीच का कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो आपतित किरण है, यह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए कहाँ चला जाएगा, वापस अपने माध्यम में चला जाएगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर कोण बन रहा है। यहाँ पर एक अभिलंब डालेंगे, तो देखिए अभिलंब डालें, यह क्या हुआ, आपतन कोण हुआ, यह परावर्तन कोण हुआ। हमको इसी का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर अभिलंब है, तो तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। जो समतल दर्पण है इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इतना हमको पता है 30 डिग्री है, अब पूरा 90 डिग्री है, तो 90 में से 30 घटा देंगे तो हमारा आपतन कोण आ जाएगा। आपतन कोण आ जाएगा, तो 90 में से 30 घटेगा, 60 हो जाएगा। आपतन कोण 60 हुआ तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उस नियम के अनुसार आपतन कोण 60 है, तो परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, इसलिए परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी सवाल को दूसरी तरफ पूछ दे, आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच बना कोण 30 डिग्री है, तो आप बताइए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को बताएं। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच के कोण को बताना है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग कर देना है। 60 डिग्री आपतन कोण हुआ, परावर्तन कोण 60 डिग्री हुआ, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 60 और 60 120 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं समतल दर्पण के यहाँ। समतल दर्पण क्या होता है इसको देखते हैं। पहले दर्पण क्या होता है, दर्पण आखिर होता क्या है। दर्पण यानी मिरर, देखिए दर्पण क्या होता है, कांच या प्लास्टिक का बना वैसा सतह, कांच या प्लास्टिक का बना वैसा सतह जिसका एक भाग प्रकाश का परावर्तक को दूसरे भाग पर कलई किया गया हो, एक भाग प्रकाश का परावर्तक हो और दूसरा भाग कलई किया गया हो, यह क्या है, यह समतल दर्पण है। देखिए एक भाग पर कलई किया गया है, यह कलई किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का यह कलई किया गया होता है। एक भाग पर कलई कर दिया जाता है और दूसरा भाग प्रकाश का परावर्तक होता है, यानी प्रकाश की किरणें आ जाएगी तो वापस अपने माध्यम में लौट जाएगी, इसके आर पार नहीं जा पाएगा। तो यह क्या हुआ, दर्पण का परिभाषा हो गया। देखिए दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण,
समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण, परवलयाकार दर्पण तीन होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को समतल दर्पण पढ़ना है और यहाँ पर गोलीय दर्पण पढ़ना है। परावर्तक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो परवलयाकार दर्पण है, परवलयाकार दर्पण, इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो किसी कोई प्रकाश आ रही है, उस प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने में परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए समतल दर्पण को यहां पर देखेंगे, फिर गोलीय दर्पण को देखेंगे। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण, सिंपल मिरर। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, चिकना हो, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल चिकना हो, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर काल्पनिक और सीधा बने, उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहां पर लिख देते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल चिकना या समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और उल्टा, और सीधा और वस्तु के बराबर, और वस्तु के बराबर बनता है। यहां पर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाकर देखते हैं। देखिए ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण के जो कलई किया गया भाग उस साइड नहीं रखेंगे वस्तु को, जहां पर परावर्तक सतह होता है उसके आगे वस्तु को रखते हैं। यह क्या है? मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर एक वस्तु को रख देते हैं। एक वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से एक किरणें गुजरेगी। यहाँ से देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। एक किरण इस सतह से होकर गुजरेगी। जब इस सतह से होकर गुजरेगी तो थीटा कोण से बनकर आया है, तो थीटा कोण से ही वापस निकल जाएगा। तो यहाँ पर थीटा कोण से वापस निकल गया, इसको पीछे अगर ले जाइएगा तो यहाँ तक जाएगा। और दूसरी किरण को इसे समतल दर्पण पर लंबवत गुजार देते हैं। दूसरी किरण को समतल दर्पण के कैसे गुजार देते हैं? लंबवत। जब लंबवत गुजार दिए तो जिस पथ पर आएगा उसी पथ पर वापस चला जाएगा। अब इस किरण को पीछे गुजारेंगे तो यहाँ पर एक कटान बिंदु होगा, जिसके चलते हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं जितना दूरी पर वस्तु रहता है आगे थोड़ा कटेगा, जितना दूरी पर वस्तु रहता है दर्पण से उतना ही दूरी पर हम लोग का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। जितना साइज वस्तु का होता है उतना ही साइज प्रतिबिंब का होता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक है, क्योंकि काल्पनिक कटानों से बना है, इसलिए क्या है? प्रतिबिंब काल्पनिक है। और देखिए मुख्य अक्ष के वस्तु ऊपर है तो हमारा प्रतिबिंब भी क्या है? ऊपर है, यानी हमारा वस्तु क्या है? सीधा है। और वस्तु के बराबर जितना ऊंचाई का हम लोग का वस्तु है उतना ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बना है। देखिए समतल दर्पण में भी कुछ गुण आ जाते हैं, इस गुण को देख लेते हैं। समतल दर्पण में कुछ गुण, इसका गुण देखते हैं।
देखिए इसका गुण समतल दर्पण द्वारा पहला गुण हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर होता है। जितना जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है उतना ही दूर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। यहां पर तीसरा गुण हो जाएगा ये समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित कहने का मतलब वो सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दाया वाला भाग बाया साइड दिखाई देगा, बाया वाला भाग दाया साइड दिखाई देगा। यानी समतल दर्पण के पास कौन सा गुण है? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति को रख दिया है, तो ये क्या होगा? इसका दाया वाला भाग बाया साइड दिखाई देगा, बाया वाला भाग दाया साइड दिखाई देगा। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और इसमें गुण ले लेते हैं। देखिए समतल दर्पण के सामने आप भी वेग से जाइएगा, आप भी वेग से समतल दर्पण के सामने क्या हो रहा है? जा रहे हैं भी वेग से, तो इस दर्पण में 2v वेग से दिखाई देगा। यानी आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं तो दर्पण के अंदर ऐसा लगेगा कि आप 120 की स्पीड से जा रहे हैं। देखिए समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दीजिएगा, समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दीजिएगा तो ये प्रतिबिंब बनेगा 2 थीटा कोण से 2 थीटा कोण पर बनेगा। देखिए समतल कोण को थीटा कोण से घुमा दिए तो प्रतिबिंब कितना पर बनेगा? 2 थीटा कोण पर मुड़कर बनेगा। और इसमें गुण कुछ देख लेते हैं। देखिए दो समांतर दर्पण को एक साथ रख देते हैं, दो समांतर दर्पण यानी समानांतर दर्पण को एक साथ रख देते हैं और बीच में एक वस्तु रख देते हैं, तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है। यानी दो समानांतर दर्पणों का प्रतिबिंब, दो समानांतर दर्पणों द्वारा बना प्रतिबिंब अनंत होता है। देखिए कैसे अनंत होता है? देखिए एक बार इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पर बनेगा, यानी इसके पीछे बनेगा। एक बार यही वस्तु जो प्रतिबिंब है इसके लिए दर्पण का, इसके लिए कैसा काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। तो इसके पीछे एक बार प्रतिबिंब बनेगा, फिर यही प्रतिबिंब इस पर बनेगा, यानी बार बार बनते जाएगा इस पर प्रतिबिंब और अनंत समय तक बनेगा, जब तक दोनों दर्पण क्या समांतर हो। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल में पूछ लिए जाते हैं कि दो समतल दर्पण को थीटा कोण से रख दिया जाए। देखिए दो समतल दर्पण है और दोनों को थीटा कोण पर रख दिया जाए, एक वस्तु रख देते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? देखिए जब दो दर्पण को थीटा कोण से रख देते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब 360 बटा में थीटा होता है। अगर विषम संख्या आया तब, इसका मान विषम संख्या आया तब, अगर यही मान सम संख्या आता है तो एक माइनस कर देंगे। अगर सम संख्या के लिए इसका मान सम संख्या है, जैसे में एग्जांपल में ले लेते हैं, दो समतल दर्पण के बीच, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री कोण पर रख देते हैं, तो बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? जो वस्तु है, वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब कितना होगा? 90 से आप भाग लगाइए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 यहाँ पर क्या है? सम संख्या है। सम संख्या रहेगा तो एक माइनस कर देंगे, यानी बनने वाला प्रतिबिंब कितना होगा? 3 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर कितना है? 360। आप यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है 60 डिग्री ले लेते हैं। 6 से भाग लगाए 6 बार में, यह भी क्या है? सम संख्या आया। सम संख्या तो एक घटा देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 5। यानी जब दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर रख देते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहां पर आगे चलते हैं, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण उस गोला का भाग होता है जिसका एक सतह प्रकाश का परावर्तक हो और दूसरा सतह पर कलई किया गया हो। एक सतह प्रकाश का परावर्तक हो और दूसरे सतह पर कलई किया गया हो। इस सतह पर कलई किया गया है, एक सतह प्रकाश का परावर्तक है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक हो जाता है उत्तल दर्पण, एक हो जाता है अवतल दर्पण।
उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। यह देख रहे हैं, देखिए यह कौन सा मिरर है, उत्तल दर्पण है। इसको अच्छी तरह से इस साइड बना देते हैं। देखिए यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, देखिए उत्तल दर्पण का परावर्तन सतह क्या है, उभरा है। जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का परावर्तन सतह धंसा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तन सतह क्या होता है, धंसा होता है। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण, इसको कर देते हैं, यह क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का परावर्तन सतह क्या है, धंसा है। अवतल दर्पण का परावर्तन सतह धंसा होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तन सतह उभरा होता है। तो अच्छी तरह से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को बना देते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण गोलाकार वृत्त का यानी गोला का भाग होता है। यहां पर उत्तल दर्पण, यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण, देखिए यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। देखिए उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो और धंसे हुए भाग पर कलई किया गया हो। अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो और उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो। इसमें बोल देंगे कि उभरे हुए भाग, उभरा हुआ भाग क्या रहे, उभरे हुए भाग प्रकाश का परावर्तक हो और धंसे हुए भाग पर कलई किया गया हो। अवतल दर्पण में उभरा हुआ भाग प्रकाश का धंसे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तक हो और उभरे हुए भाग को कलई किया गया हो।